हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फ्रेंड एंड गाइड नमन कपूर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। ओके, लास्ट टर्न पे जैसे कि हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करे थे और एक दो न्यूमेरिकल्स करे थे। अब उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जहां पे वेक्टर लॉ यूज हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज वी आर हैविंग टू वेक्टर्स। एक वेक्टर ए है, उसकी डायरेक्शन ये है। सेकेंड वेक्टर इज दिस बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल सपोज थीटा है। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है। मैंने पहले ए वेक्टर लिया, बाद में बी वेक्टर लिया है। आप ये एंगल नहीं ले सकते क्योंकि ये तो बी टू ए हो रहा है। तो आप कैसे एंगल लोगे? दिस विल बी द एंगल, दिस इज थीटा। एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी। फाइन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? अब इतनी चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए कि अगर आप दो वेक्टर्स को सॉल्व कर रहे हो तो जो आपके पास रिजल्टेंट होगा दैट विल आल्सो बी वेक्टर क्वांटिटी। अब उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा एंड इट्स डायरेक्शन टू। सो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास निकलता है, इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये आई है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब हमें बात करनी है कि अगर हमें ये पता करना हो कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, मींस ये जो हमारे पास रिजल्टेंट बन रहा है, ये हमारे पास ए वेक्टर से कितने एंगल पे हमको मिलेगा। तो ये हम कैसे पता कर पाएंगे? इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एंगल के लिए tan अल्फा। ओके, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रूवमेंट क्लास 11th में था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। ओके, सो फॉर्मूला हमारे पास आता था दैट इज बी साइन थीटा अपॉन a plus b cos theta। So these are two formulas जो आपके पास वेक्टर कैलकुलेशन के लिए ऐड होते हैं। फाइन, क्योंकि हमें अगर दो चार्ज दिए हैं, दो से ज्यादा चार्ज दिए हैं, उनके बीच की फोर्स निकालनी पड़ेगी एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो फोर्स है मेरे पास, एक 5 न्यूटन एक 10 न्यूटन, तो जरूरी नहीं है कि रिजल्टेंट 15 न्यूटन। 15 न्यूटन तब होगा जब दोनों आपके पास सेम डायरेक्शन में होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो अलग आंसर होगा, किसी और एंगल पर होंगी तो अलग आंसर होगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये माइंड में क्लियर रखनी है। देर आफ्टर कुछ और बातें करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट, अगर एक फोर्स आपके पास लेफ्ट टू राइट है, सेकंड फोर्स इज आल्सो लेफ्ट टू राइट। अगर आपके पास दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई नीड ही नहीं। अगर आप अप्लाई करोगे तब भी वही आएगा, और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे कि दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में जा रही है, इट मींस हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगी एंड योर रिजल्टेंट फोर्स विल बी सम ऑफ दीज टू, F1 प्लस F2। ओके, यहां मैंने एरो नहीं लगाया क्योंकि यहां मैंने मैग्नीट्यूड शो करा है। डायरेक्शन तो मैंने बता दी कि अगर F1 लेफ्ट टू राइट है, F2 भी लेफ्ट टू राइट है, तो सेम डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपके पास F1 लेफ्ट टू राइट है, F2 राइट टू लेफ्ट है, देन अब ये अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन है मींस ये फोर्सेस क्या होंगी? माइनस होंगे। क्लियर? अगर एक साइड से आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, एक साइड से 4 न्यूटन लगा रहे हो, तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास 6 न्यूटन होगी। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास F नेट का फॉर्मूला आएगा F1 डिफरेंस F2। यहां मैंने डिफरेंस साइन यूज करा है माइनस की जगह। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आप हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करें। कि अगर 10 और 4 दिया तो 10 माइनस 4 होगा, 4 और 10 दिया तब भी 10 माइनस 4 होगा। पहले बड़ी वैल्यू रखिए, बाद में छोटी वैल्यू रखिए। देर आफ्टर कुछ और बात करते हैं हम लोग। अगर आपके पास दो फोर्स ऐसी हैं जो परपेंडिकुलर है, मींस दो वेक्टर्स बोलिए, दो फोर्स बोलिए, अगर आपके पास वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड की हैं एंड दीज आर परपेंडिकुलर। अगर यहां पे मेरे पास F1 है, यहां पे F2 है, और हमसे ये कहा गया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मींस F1 इक्वल टू F2 है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा हमेशा इनके बीच के एंगल पे मिलेगा। मींस अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो आपको रिजल्टेंट 45 डिग्री पे मिलेगा। आपको एंगल tan अल्फा वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उससे निकालने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं पड़ी? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मींस हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हमें कहां पे मिलेगा? 45 डिग्री। सेम थिंग, अगर F1 F2 के बीच में हमारे पास एंगल 60 डिग्री होता, दिस इज F1 दिस इज F2। अगर एंगल हमारे पास 60 डिग्री है और मैंने आपसे अगर कह दिया दैट F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड सेम, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा दैट विल बी एट 30 डिग्री।
अगर इतनी चीज आपको क्लियर है तो आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब tan अल्फा वाला फॉर्मूला आप लगाते कब हो? अगर मैं आपसे कहता यही F1 और F2 90 डिग्री पे हैं बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तब हम ये नहीं बोल सकते दैट रिजल्टेंट जो है बिल्कुल बीच में होगा, तब रिजल्टेंट की अलग डायरेक्शन हो सकती है, वो डिपेंड कर रही है इन दोनों के मैग्नीट्यूड पे, तब आप वही tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगाओगे। फाइन। अब इसके आगे एक दो और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि ये तो चलिए हमने सॉल्व कर लिया, दो केस थे, जब तीन फोर्स आ जाएंगी तब हम क्या करेंगे? सब करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। सपोज मेरे पास एक फोर्स ऊपर है F1, एक फोर्स इधर है F2 एंड एक फोर्स नीचे है F3, और मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया कि F1 बड़ा है F3 से। ओके, अब तीन फोर्स को आप हमेशा 2 एट अ टाइम सॉल्व करते हो, तो 2 एट अ टाइम आप वो 2 ढूंढोगे जिसको आप सबसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये समझिएगा। मैं ऐसे दो तरीकों से करने की कोशिश करता हूं, फिर आप देखिएगा कि आपको कौन सा इजी लग रहा है। सबसे पहले चीज, F1 ऊपर है F3 नीचे है, तो आई होप सो कि इनको सॉल्व करना इजी है, ये अपोजिट डायरेक्शन में। आपने अपोजिट डायरेक्शन में इनको सॉल्व करा तो आपके पास F1 मैंने कहा है कि ज्यादा मैग्नीट्यूड का, F3 का मैग्नीट्यूड का है। सो अगर इन दोनों को सॉल्व किया एंड सपोज F डैश आ रहा है हमारे पास, तो वो कैसे सॉल्व होएगा? दैट विल बी F1 माइनस F3, और मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा था? F1 का था, मतलब ये जो आपके पास आंसर आएगा ये भी इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो F1 की। यहीं पे अगर आपके पास F3 ग्रेटर होता तो आपके पास रिजल्टेंट नीचे की तरफ आता। तो इन दोनों को अगर हमने सॉल्व कर लिया तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई, वो वैल्यू की डायरेक्शन कहां है? अपवर्ड है, वो मैंने यहां पे बना दी, दैट इज F1 माइनस F3, जिसको हमने F डैश से डिनोट करा है। एंड नेक्स्ट इज F2, उसको मैंने यहां पे बना दिया। अब आपको दो फोर्सेस देख रहे हैं, दोज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो? इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड निकलेगा कैसे? R वाले फॉर्मूले से, दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फाइन। और अगर मान लीजिए F2 और F डैश का मैग्नीट्यूड सेम निकलता तो एंगल 45 होता, अगर सेम नहीं होता मैग्नीट्यूड तो एंगल आपके पास कुछ और होता, वो आप tan अल्फा से निकालते हैं। अब इसे करने के लिए मान लीजिए आप में से किसी ने सोचा कि लाओ यार इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें। अब इन दोनों को पहले सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या होगी? आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा उस रिजल्टेंट का एंगल कहीं 45 डिग्री के आसपास कहीं पे भी होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा। तो एक आपके पास सॉल्व होके ये आ जाता है F डैश, एक नीचे आ जाता। अब इनके बीच का एंगल 90 से बड़ा है, और कितना है मे भी आपको पता भी ना हो, तो इसको सॉल्व करना ज्यादा टफ पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस जो हम लोगों ने ये मेथड करा है। सो आपको कभी भी तीन अगर आपको फोर्सेस दिख रही हैं, 4 फोर्सेस दिख रही हैं, तो यू मस्ट ट्राई कि आप सबसे पहले उनको सॉल्व करो जो आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, जो आपके फोर्स का ये जो वेक्टर हम लोग को नोटेशन दिख रहा है इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ताकि आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन से। आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आई होप सो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो अभी आपके पास यूज होना है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लगा रहे हैं स्क्रीन पे, आप लोग रीड कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 लाइक चार्जेस हैं, लाइक एंड इक्वल चार्जेस। लाइक का मतलब क्या हो जाता है कि उनकी पोलैरिटी सेम है, और इक्वल चार्जेस मींस उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। उनको अगर हम 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं तो हमारे पास फोर्स लग रही है कितनी? 9 × 10⁻³ न्यूटन। ओके, आपको अगर कोई भी मीडियम नहीं दिया गया तो आप अपने माइंड में हमेशा सेट रखिए कि आप एयर लेके करेंगे, ये नहीं कि डाइलेक्ट्रिक रख देंगे। इसके आगे बात करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑन ईच चार्ज, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। सो स्टार्ट कर रहा हूं, दो चार्ज है हमारे पास, दोनों का मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी सेम है, मींस +q एंड +q भी हो सकता है, -q एंड -q भी हो सकता है, डजंट मैटर, मुझे पता नहीं, अभी मैं प्लस लेके कर रहा हूं, फिर देखते हैं -q लेने पे क्या फर्क पड़ेगा। और इनके बीच की डिस्टेंस बेटा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस सेंटीमीटर में दी गई है, आपको हमेशा ऐसा यूनिट लेके चलनी है, मींस यू हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर, 0.05 मीटर। अब आगे बात करते हैं, हमें इन दोनों के बीच की फोर्स की वैल्यू जो दी गई दैट इज 9 × 10⁻³ न्यूटन। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं अपना क्वेश्चन कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। आपको इतना तो बता दिया गया था कि दोनों मैग्नीट्यूड, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल सेम है। तो देखिएगा, अब हम अपना फोर्स का फॉर्मूला उठा रहे हैं। आपका फॉर्मूला आपके पास था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। K नहीं लिया क्योंकि एयर है,
जब नहीं दिया गया। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, f की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू 1/4/ε0। इसकी वैल्यू मैंने आप लोग को बताई थी, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9। फाइन, हमने यहाँ अपनी वैल्यू रख दी 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 दोनों सेम है, Q इंटू Q आप लिख सकते हो, अपन में R इज 0.05 का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कराते हैं, सिंप्लीफाई कराएंगे 9 से 9 कैंसिल, ये डिवाइड में गया, यहां हो जाएगा 10 की पावर -12। सो यहां पे आपके पास वैल्यू आ गई Q स्क्वायर इक्वल टू 0.05 का होल स्क्वायर इंटू 10 की पावर -12। अब बेटा ये समझिएगा, यहाँ स्क्वायर लगा है, अगर आप यहाँ पे रूट करोगे, मतलब स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग स्क्वायर हटाते हैं, रूट करते हैं, रूट करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.05। फाइन, और कोई भी पावर है उसका रूट होता है तो पावर हाफ हो जाती है। यहाँ 10 की पावर -12 दिख रहा है, मींस 10 की पावर -6 आ जाएगा। ओके, कूलम्ब यूनिट। तो चार्ज की वैल्यू ये आ गई। अब बात ये भी समझनी है कि अगर आप स्क्वायर हटाते हो तो अंडर रूट के साथ प्लस माइनस दोनों साइन लगते हैं, मींस हमारे पास चार्ज की वैल्यू प्लस भी हो सकती थी, माइनस भी हो सकती थी। मैंने प्लस से स्टार्ट किया था, मींस अगर माइनस होता तब भी सेम वही चीज आती, आंसर सेम आता, दोनों चार्ज आपके पास माइनस में हो जाते। ये आंसर आ गया। अब आप आंसर को और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 10 पावर -6 इज नोटेशन फॉर माइक्रो। ओके, 10 की पावर -6 कूलम्ब, मतलब कि ये हो गया माइक्रो कूलम्ब। तो Q की वैल्यू हमारे पास जो आ गई है, दैट इज ±0.05 माइक्रो कूलम्ब। दिस इज योर आंसर। अब सेकंड बात कर रहे हैं। सेकंड, इन्होंने ऐसी क्वेश्चन पूछा था, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स, जब इन दोनों का के बीच में दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो आपको खुद समझना चाहिए कौन सी फोर्स होगी, दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स। सेकंड थिंग, अगर दोनों नेगेटिव होते तब भी तो रिपल्सिव फोर्स होती। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ रहे हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो गया होगा, दैट अ पॉइंट चार्ज ऑफ चार्ज 4 माइक्रोकूलम्ब इज 3 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम्ब। हमें कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड पता करना है, एंड वन मोर थिंग, इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों चीजें। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं सेकंड क्वेश्चन। मेन चीज क्या है कि आप जब भी लिखिए तो हमेशा एक डायग्राम छोटा सा बना लीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है। सिली मिस्टेक्स, नोट करते टाइम की गलती, ये सारी चीजें हट जाती हैं। तो फर्स्ट चार्ज मेरे पास है, दैट इज 4 माइक्रोकूलम्ब। सेकंड चार्ज जो मेरे पास है, दैट इज 1 माइक्रोकूलम्ब, एंड डिस्टेंस इज, अभी हमको जो दी गई है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब हमें मेन क्या है, एसआई यूनिट पे ध्यान देना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कोई मीडियम नहीं बोला गया, मींस आप एयर लेके करोगे। आपके पास एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा ये भी समझते हैं जरा। एफ का फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, स्टार्ट करा जाए। इसकी वैल्यू तो आपको पता है पहले से, 9 इंटू 10 की पावर 9। सेकेंड, Q1 आपको दिया गया बेटा 4 माइक्रोकूलम्ब, पर जब आप यहां पे वैल्यू रखोगे तो माइक्रो को आपको कूलम्ब में चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो 4 माइक्रोकूलम्ब मींस 4 इंटू 10 की पावर -6। 1 माइक्रोकूलम्ब मींस 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R। R 3 सेंटीमीटर दिया गया था, इसे आप मीटर में कन्वर्ट करके 0.03 भी लिख सकते हो, या फिर 3 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हो। ओके, सो दिस विल बी, मैं 3 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख लेता हूं। इससे क्या होगा कि आपका जो भी आपको सॉल्व करना है उसमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। अब जितने भी आपके पास पावर इंडिसेस है, जहां पे भी 10 की पावर है, उनको एक साथ सॉल्व करो और बाकी न्यूमेरिक वैल्यूज को एक साथ सॉल्व करो। तो हमारे पास 3 9 से कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 4। 10 की पावर देखते हैं कितनी है, 10 की पावर 9 और ये -12 है। 9 एंड -12 आपके पास कितनी बची, -3। और नीचे कितनी 10 की पावर बच रही है, 10 की पावर -4। ये ऊपर जाएगा, पावर आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मींस बचेगी 10 की पावर 1। 4 इंटू 10 की पावर 1 मींस 40 न्यूटन। अब सेकंड थिंग, इन्होंने इसी क्वेश्चन में पूछा था, फोर्स अट्रैक्टिव होगी कि रिपल्सिव होगी। दोनों चार्ज आप देख रहे हो कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सॉरी सेम पोलैरिटी के हैं, मींस इनके बीच में जो आपके पास फोर्स लगेगी दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके, आगे बात करते हैं थोड़ी सी।
इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने आप लोगों को f और 1/r² का ग्राफ बताया था, आई होप सो फर्स्ट टर्म मैंने बताया था और याद भी होगा कि f इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास होता है 1/4πε0 q1 q2/r²। तो अगर आप f और 1/r² के बीच का ग्राफ बनाओगे तो f और 1/r² आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस आपके पास ग्राफ कैसा बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन बनता है। इतनी चीज बताई दी, मैं इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। पहली चीज, यहां पे एंगल कितना होगा, स्लोप डिपेंड करता है। आपने बेटा प्रोपोर्शनल ये लगाया था, प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट ये सारी चीजें लग रही हैं, तो सारे कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास ये हैं। मतलब अगर आप इसे कंपेयर करो स्लोप वाली इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, दैट इज y इक्वल टू mx, ओके, प्लस c भी होता है बट ओरिजिन से ग्राफ जाता है तो y इक्वल टू mx होती है। अगर आप स्लोप को कंपेयर करो तो स्लोप आपको ये दिख रहा है q1 q2/4πε0, मींस स्लोप चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा आपके पास स्लोप भी उतना ज्यादा होगा। अब इस पे बेस्ड हमारे पास ग्राफ का क्वेश्चन कैसा आता है वो देखिएगा। मैं अब आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन f and 1/r² for 2 pair of charge। पहला चार्ज है मेरे पास A पेयर, दैट इज 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। सेकेंड है मेरे पास -2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। अब ये ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, इसमें क्या पॉइंट समझने, इतना आपको पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए दैट f एंड 1/r² का ग्राफ बन रहा है तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, सेकंड थिंग, मैंने आपसे कहा था कि स्लोप किस पे डिपेंड करता है इस ग्राफ का, चार्जेस q1 q2 पे। मींस जहां पे q1 q2 प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, जिस केस में q1 q2 का प्रोडक्ट जो है कम होगा वहां पे स्लोप कम होएगा। तो आपके पास a और b दोनों केस दिख रहे हैं आपको सामने। यहां पे प्रोडक्ट 1 into 2, मैग्नीट्यूड देखना है, साइन नहीं देखना, ये पहली चीज समझना। 1 into 2 2 आ गया, यहां पे 2 into 3 6 आ गया। तो b में q1 q2 का प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, मतलब b वाले का स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू ए। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि इनके बीच में किसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगी, किसमें रिपल्सिव फोर्स होगी। ओके, सो 1 and 2 पॉजिटिव पॉजिटिव है, ए वाले केस में आपके पास रिपल्सिव फोर्स बनेगी, बी वाले केस में आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी। अब इसको आप ग्राफ में कैसे दिखाते हो, क्योंकि नॉर्मली तो ग्राफ हम केवल एक क्वाड्रेंट में दिखाते हैं। दिस इज f, दिस इज 1/r²। अब पहली चीज, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव मींस आपके पास हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आप ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाते हो सर, ओके। अगर पॉजिटिव हैं दोनों फाइन, या दोनों नेगेटिव है तो आप अपना ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाओगे, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आप अपना ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाओगे। अब ये दोनों पॉजिटिव आपको दिख रहे हैं, मींस इनके बीच में कौन सी फोर्स होएगी, रिपल्सिव फोर्स होएगी, और हमने ये ऐसा बना दिया ए वाला। सेकंड, मुझे बी वाला बनाना है, यहां पे आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स होगी, दिस इज रिपल्सिव फोर्स, ये शो कर रहा है, ओके। अब बी वाले का अगर आप देखें, यहां पे मैग्नीट्यूड जो है q1 q2 का, इसका प्रोडक्ट ए वाले से ज्यादा है, मतलब बी वाले का स्लोप ए वाले स्लोप से आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा, और यहां पे अट्रैक्शन होएगा। इट मींस ये ग्राफ आप नीचे की तरफ बनाओ। अगर यही चीज आपके पास ऐसी होती कि ये भी 1 2 पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आप दोनों ग्राफ ऊपर बनाते हैं, पर यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि एक में दोनों पॉजिटिव है, एक में पॉजिटिव नेगेटिव है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसका स्लोप मुझे ज्यादा बनाना था, तो आपके ग्राफ में क्लियरली जो θ1 है उसकी वैल्यू स्मॉल दिखनी चाहिए, θ2 ज्यादा दिखना चाहिए। मतलब इतना क्लियर बनाना है कि हाँ यस, एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको क्लियरली दिख जाए कि हाँ यस, θ1 से ज्यादा मैंने क्या बनाया है, θ2 क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा था। सो जो ऊपर वाला पार्ट है ये रिपल्शन शो कर रहा है, दिस पार्ट शोज अट्रैक्शन। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सो ये क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ओके, और उनके बीच में हमें क्या कहा गया, ये फोर्स दी गई है, और हमसे कहा गया कि अगर हम उसके बीच की डिस्टेंस को डबल कर दें तो कूलम्ब्स फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा। ये थोड़ा सा सिमिलर उस टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। ओके, कॉन्सेप्ट आपके पास ओरिजिनल फोर्स का फॉर्मूला अगर आप लिखें, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, और इस ओरिजिनल फोर्स की वैल्यू जो आपको दी गई है दैट इज 5.2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ओके, तो इसकी वैल्यू मेरे पास हो गई 5.2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। अब हम न्यू फोर्स निकालते हैं। इसके बाद न्यू फोर्स के लिए कंडीशन क्या है ये समझिएगा। हमसे कहा गया है कि हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया है, डबल कर दिया। डिस्टेंस को डबल कर दिया मींस जब आप न्यू फोर्स निकाल रहे हो तो आपके पास फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में आप क्या करोगे, 2R रखोगे इसका, तो दिस इज 2R का स्क्वायर। फाइन, यहां से 2 का स्क्वायर 4 को आप बाहर लिख सकते हो अपॉन में, और बाकी आपके पास बच रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फाइन, अब ये पार्ट हमारे पास हुआ। ये जो चीज है ये ओरिजिनल फोर्स थी जिसकी वैल्यू हमें दी गई थी, उसको हम यहाँ पे रख देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू 5.2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। डिवाइड करा है आपने 1.3 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन इज योर आंसर। ओके, सो ये हो गया बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और ओके, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है। मेरे पास दो चार्ज हैं जो कि फिक्स है। ओके, देयर आर 2 चार्जेस। हमारे पास 2 चार्ज हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 चार्जेस प्लस 4E and plus E are fixed at a distance. अगर एक डिस्टेंस पे फिक्स हैं, आगे हमसे क्या बोला गया है, इन दोनों के बीच में हम इन दोनों की जो लाइन ज्वाइन हो रही है मींस एक प्लस 4E एक प्लस E है, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, अगर इस पे हम कहां पे कोई एक ऐसा चार्ज रख दें जिससे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम मींस क्या होता है कि जब आपने चार्ज रख दिया तो सारे के सारे चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन जहां पे थे वहीं के वहीं रुके रहेंगे। ओके, इज फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस, सपोज हम ए मान लेते हैं, वेयर शुड a third charge be placed so that system is in equilibrium. Okay, फाइन, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बेटा प्लस 4E एंड प्लस E चार्जेस हैं। ठीक है, हम अपना डायग्राम एक छोटा सा बनाते हैं। यहाँ पे प्लस 4E चार्ज है, यहाँ पे प्लस E चार्ज है। अब इसकी लाइन ज्वाइनिंग पे हमें बताना है कि कहाँ पे हम चार्ज रख रहे हैं। तो हम सपोज करते हैं कोई भी एक डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने यहाँ से x डिस्टेंस पे अपना चार्ज रखा एंड दैट चार्ज इज Q, और ये अगर डिस्टेंस x है तो इधर की डिस्टेंस कितनी होएगी, a माइनस x होएगी। ओके, हियर इज x, हियर इज a माइनस x। अब इक्विलिब्रियम पे रहने का मतलब क्या है, पहली चीज ये दोनों चार्ज तो बेटा ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे हैं। उसका रीजन समझिएगा, हमसे कहा गया था दैट 2 चार्जेस आर फिक्स्ड। अगर ये फिक्स है तो ये तो मूव कर ही नहीं सकते, इन पे चाहे इतनी फोर्स लग जाए। तो मींस हमें सिर्फ इस चार्ज की टेंशन है कहीं ये ना मूव कर जाए। ओके, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम कैसे रहेगा, आप ये देखिएगा, यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ पे प्लस है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी इसे रिपेल करेगा और ये भी इसे रिपेल करेगा। मींस फर्स्ट चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा टुवर्ड राइट, सेकंड चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा टुवर्ड लेफ्ट। और ये इक्विलिब्रियम पे तभी रह सकता है जब F1 और F2 दोनों वैल्यूज आपके पास सेम। ओके, अपोजिट तो आपको क्लियरली दिख रहा है बट उनका मैग्नीट्यूड जब सेम, जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स आप किसी चीज पे धक्का लगाओगे तब बॉडी मूव नहीं करेगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं जरा। सबसे पहले मतलब क्या है कि हमें Q चार्ज पे प्लस 4E से भी फोर्स निकालनी पड़ेगी और प्लस E से भी फोर्स निकालनी पड़ेगी।
और दोनों को देखना पड़ेगा कि दोनों इक्वल है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, मींस हमारे पास F1 F2 के इक्वल होना चाहिए। F1 का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। जब आप F1 फोर्स की बात कर रहे हो तो Q1 प्लस 4E एंड Q2 इज Q, मींस 4E इंटू Q अपॉन डिस्टेंस इज x स्क्वायर। यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q और E के बीच में फोर्स लग रही है, सो QE अपॉन A माइनस एक्स का स्क्वायर। आप देखते हैं इसे हम कितना सिंप्लीफाई करा सकते हैं। आप देख सकते हो QE से QE कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। ओके, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1/a माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके मैं लिख रहा हूं 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, एक काम करते हैं, दोनों साइड अंडर रूट कराते हैं, मीन्स या फिर आप ये समझ लीजिए स्क्वायर हटा के अंडर रूट करा रहे हो। और उसमें एक पॉइंट याद रखना है, क्या अंडर रूट होता है तो प्लस माइनस का साइन लगता है। तो हमने अंडर रूट कराया, दिस विल बी 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। अब मुझे प्लस माइनस लगाना है, प्लस माइनस आप इधर भी लगा सकते हो इधर भी, पर आप वहां लगाओ जहां आपके लिए सिंपल है। तो हम यहां लगाते हैं क्योंकि यहां एक सिंगल टर्म मुझे दिख रहा है। अब मुझे एक बार प्लस लेके इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार माइनस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। तो एक बार प्लस लेके मैं सॉल्व कर रहा हूं, देन 2a माइनस 2x इक्वल टू x, देन 2a इक्वल टू 3x हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 2a/3। सेकेंड केस मैं माइनस लेके सॉल्व करता हूं जरा, 2a माइनस 2x इक्वल टू माइनस एक्स, 2a इक्वल टू x। तो बेटा मेरे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं। अब ये नहीं समझ लेना है कि दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों आंसर हो गए सही है। Thereafter you have to क्रॉस चेक, इसमें से कौन सी वैल्यू सही है कौन सी गलत है या दोनों सही है, वो कैसे चेक करा जाएगा अब ये समझिएगा। x इक्वल टू 2a/3, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की a थी, 2a/3 मतलब a से स्मॉल डिस्टेंस हो गई, मतलब हमारे पास जो q चार्ज है वो हमने बीच में माना है। ओके, पहले केस के लिए। ओके, अगर चार्ज बीच में है तब जितनी इधर से फोर्स लगेगी उतनी उधर से फोर्स लगेगी एंड फोर्स विल बी इक्वल, और वो चार्ज इक्विलिब्रियम पे रह सकता है। ओके, अब दूसरी प्रॉब्लम भी हम समझते हैं। अगर हम 2a लेते हैं, मैं इसका केस दिखा रहा हूं आपको क्योंकि इसका केस तो डायरेक्टली ये बना कि आपने चार्ज को दोनों जो +4e और +e दिया था इन दोनों के बीच में रखा है। ओके, तो अब इस केस में आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी उसे धक्का मारेगा, वो भी उसे धक्का मारेगा, काम खत्म, बैलेंस हो गया। पर अगर 2a डिस्टेंस होती जो आपने चार्ज पुट करा है, मींस +4e यहां पर है, +e यहां पर है, और आपने अपने q चार्ज को कहीं दूर रखा है। अब प्रॉब्लम समझिएगा क्या है, +4e भी बेटा उसे रिपेल करेगा अगर ये q आपको आप पॉजिटिव मान लो, और +e भी उसे रिपेल करेगा। दोनों के दोनों इस चार्ज को टूवर्ड राइट ले जाने की कोशिश करेंगे, तो ये इक्विलिब्रियम पे रह कहां सकता है। जब एक तरफ से दो लोग धक्का मार रहे हैं तब तो बॉडी आगे मूव करेगी। मींस ये केस आपको नहीं लेना। ओके, हम लोगों ने क्यों नहीं लिया वो आपको क्लियर रखना है कि आप कोई केस क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपने तुरंत चेक करा क्या उस पर जो फोर्स लग रही है वो इक्वल एंड अपोजिट है तो ठीक है, नहीं है तो भाई गोली मारो। ओके, मींस आप ये वहां पे शो करके दिखा देना ये वैल्यू ने नहीं लेनी है इसलिए मैंने कैंसिल करा है। ओके, आप शो करोगे दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट अगर हम ये रख लेंगे तो हमारे पास फोर्स दोनों साइड की इक्वल नहीं रहेगी। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आगे बात करते हैं, इसके बाद मैं इसे हटाता हूं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ रहे हैं। हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है यहां से आपके पास जो मैंने आपको स्टार्ट में वेक्टर बताया था, अभी आपको लगेगा कि सर वेक्टर तो यूज ही नहीं हुआ कहीं, अब हमारे पास वेक्टर के क्वेश्चन है। ओके, स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला जो आपके पास ये जो क्वेश्चन है नंबर 6, इसमें हमें एक डायग्राम दिया गया। एक स्क्वायर है हमारे पास और उस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे हमें कहा गया है कि चार्ज रखें, और चार्ज कितने हैं, यहां पे Q1 है जिसकी वैल्यू Q है, Q2 है इसकी वैल्यू कैपिटल Q है, Q4 है इसकी वैल्यू -½ Q है, एंड दिस इज Q3 और इसकी वैल्यू आपके पास स्मॉल।
हमसे कहा गया है कि Q2 चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो हमारे पास कितनी है, 0 है। नाउ अब हमें कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। ओके, तो जिस चार्ज पे बेटा आपको फोर्स निकालनी है या जिस चार्ज की फोर्स की बात की गई है सिर्फ उसी पे फोर्स देखेंगे। मींस 4 चार्ज रखे हैं, आपको पता है Q1 पे ये तीनों चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे, Q2 पे ये तीनों चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे एंड सो ऑन, पर हम सिर्फ उसको देखेंगे जिसके फोर्स की बात हो रही है। तो बात हो रही है Q2 की। अब यहां पे देखिएगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। ओके, मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो कि हम डायग्राम बनाते कैसे। दिस 4 पॉइंट चार्ज ऐसा देखिए, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं। पॉजिटिव मतलब जो फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी, रिपल्शन। मींस यहां पे जो Q2 पे फोर्स लग रही है Q1 की वजह से वो रिपल्शन की लगेगी, मींस अवे फ्रॉम द पॉइंट लगेगी। सेम Q3 से Q2 पे फोर्स देखते हैं, ये भी तो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, और अगर ये पॉजिटिव है मतलब ये भी इस पे रिपल्शन की फोर्स लगाएगा। तो जो आपके पास ये F3 लग रही है ये कैसी होएगी, ये ऊपर की तरफ होएगी। अब यहां पे बेटा आपके पास निगेटिव चार्ज दिया है, मतलब ये चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा मतलब जो फोर्स लगेगी वो इस डायगोनल के साइड पे लगेगी। ओके, तो आपके पास दिस इज F4। अब मैंने F1 F3 F4 से डिनोट कर लिया बाय देयर चार्ज नहीं। आप F1 F2 F3 से डिनोट करो, चाहे जिससे करो वो आपके ऊपर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका समझिएगा। पहली चीज हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो फोर्स आ रही है उनका मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं, क्योंकि वो सबसे जरूरी है। मैंने आपको कहा था दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और नहीं सेम है तो फिर भाई हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम F1 F3 और F4 तीनों की वैल्यूज निकालते हैं। तो हमारे पास F1 जो है दैट इज इन दोनों के बीच की चार्ज ए फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मतलब Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस, हम स्क्वायर की साइड को A मान लेते हैं, अपॉन A स्क्वायर। F2 निकालते हैं। F2 इन दोनों के बीच की फोर्स है, डिस्टेंस तो सेम रहेगी क्योंकि स्क्वायर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर। आपको क्लियरली दिख रहा होगा बेटा F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। ओके, F3 भी F2 मैंने डिनोट कर लिया, मैंने F3 से करा था इसे। अब F4 निकालते हैं। F4 भी देखते हैं क्या आएगी, इन दोनों के बीच की फोर्स। आप फोर्स निकाल रहे हो, यहां पे साइन माइनस आ रहा है चार्ज का, पर आप फॉर्मूले में नहीं रखोगे। माइनस साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई एक प्लस है एक माइनस है, मतलब कि इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ओके, पर वैल्यू माइनस मत निकाल दे। तो F4 जो हमारे पास आ रहा है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज है आपके पास -½ पर आप माइनस नहीं लोगे, -½ Q एंड सेकेंड चार्ज इज Q अपॉन दोनों कैपिटल Q पे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस हम कितनी लेंगे। एक स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर की डायगोनल आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालते हो, डिस्टेंस ये कितनी आएगी, √2a आएगी। सो हियर विल बी √2a का होल स्क्वायर। ओके, इसको भी जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा आगे इंटू 1/4 में ऐसे। ओके, यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है F1 F3 आपके पास कैसा है, इक्वल आ रहा है। ओके, अब एक काम कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन जो मैंने फोटो लगाई है ये मैं हटाता हूं ताकि मैं आपको प्रॉपरली यहां पे सॉल्व करके दिखा पाऊं। ओके, सो इसके आगे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। F1 F3 इक्वल है और अपने डायग्राम, इस डायग्राम पे फोकस करना है, मेन यही है हमारे पास। F1 F3 दोनों 90 डिग्री पे थे और दोनों का आपको क्या दिख रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर मैग्नीट्यूड सेम है मतलब रिजल्टेंट हमें कहां मिलेगा, 45 डिग्री पे मिलेगा दोनों के बीच के एंगल पर। और मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट आपको मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे कैसे, जो मैंने आर का फॉर्मूला आपको बताया था। आर का फॉर्मूला था आपके पास दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो हमें यहां से R तो निकालना पड़ेगा पर मुझे एंगल नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हमने स्टार्ट करा बेटा F1 F2 दोनों F1 और F3 दोनों इक्वल है हमारे पास, तो हम इन दोनों की जगह F सिंबल यूज कर देते हैं। अब अगर आपने ये काम करा कि लाओ A की जगह ये पूरी वैल्यू रख दे रूट के अंदर, तो आप खुद ही जो है परेशान हो जाओगे कि रूट के अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड सी चीज दिख रही है।
तो आप इन दोनों को जब ये इक्वल है तो हम इनको कुछ मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे रखा एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ और एंगल बेटा 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू याद होगी, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं। ओके, कॉस 90 की वैल्यू 0, ये पूरा पार्ट हमारे पास 0 हो गया। हमारे पास बचा क्या, सिर्फ दिस 2f स्क्वायर मीन्स √2f। ओके, इतनी चीज आई होप सो क्लियर होगी। अब आप यहाँ पे f की वैल्यू भी रख सकते हो चाहो तो, ये आपके ऊपर है। तो ये बेटा मेरे पास आ गई है इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स, किसकी, F1 और F3 की, और इसका एंगल कहां होगा आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। ओके, ये R की जो वैल्यू आई है इसका एंगल, F1 यहां था, F3 यहां था, हमने इन दोनों को सॉल्व करा के जो R निकाला है वो 45 डिग्री पे निकलेगा। अब बात समझिएगा, अब F1 और F3 सॉल्व हो चुके हैं, अब मेरे पास केवल दो फोर्स बची हैं, एक F4 जो पहले से बची हुई थी, एक R फोर्स जो हम लोगों ने F1 और F3 को सॉल्व करके निकाला है। अब इन दोनों को देखते हैं बेटा, R और F4 दोनों कैसी हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं। ओके, और हमसे क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा गया था कि Q2 चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही, इसीलिए ये इक्वल एंड अपोजिट है। ओके, क्योंकि यहां पे आपको अपोजिट तो दिख रहा है पर इक्वल तो बोला, यहां पे आपको कहीं नहीं दिख रहा कि इक्वल। भाई R की वैल्यू आ रही है √2f, अगर आप यहां पे f की वैल्यू रख भी देते हो, f की वैल्यू दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन a स्क्वायर। तो यहां से जो R आ रहा है और F4 जो मैंने निकाला था, दोनों कहीं से अभी मुझे इक्वल नहीं दिख रहा, पर मुझे एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जो उस पर नेट फोर्स लग रही है दैट इज 0। तो नेट फोर्स 0 कैसे लगेगी, जब दोनों फोर्सेस, ये जो R है और ये जो F4 है, ये इक्वल होंगी, तभी तो अपोजिट में कैंसिल होंगी। 8 न्यूटन उधर लगा, 8 न्यूटन इधर लगा, दोनों कैंसिल कर दो। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये पता था कि उस पर नेट फोर्स 0 है, मतलब कि ये जो R है किसके इक्वल होगी, F4 के इक्वल होगी। आप इन दोनों को इक्वेट कराएंगे, आपके पास कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं जरा, √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू F4 की वैल्यू में लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1/4। अब आप देखिए बेटा, जो कुछ कैंसिल हो पाए कैंसिल करते, चलो इसे सिंप्लीफाई करते, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q से Q, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा √2Q इक्वल टू Q अपॉन 4। आपको कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो निकालना था, निकल आया। कैसे देख सकते हैं आप, स्मॉल q को आप उधर भेजिए, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q कितना आ जाएगा आपके पास, 4√2 आ गया। ओके, ये हो गया बेटा आपके पास क्वेश्चन। अब इस टॉपिक में हमारे पास इससे रिलेटेड, अभी हम लोगों ने इससे स्क्वायर लिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के एक वर्टिसेस की बात करिए। ऐसे ही हमारे पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के सेंटर पे हमने कोई चार्ज रख दिया, तब क्या होगा। ओके, तो वो क्वेश्चंस अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, सो उस टाइप के क्वेश्चन, अगर ये स्क्वायर की जगह आपके पास ट्राइंगल आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, तब कैसे फोर्स लगेगी, तब हम फोर्स को कैसे सिंप्लीफाई कराएंगे, तो वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में। सिर्फ एक और टर्न की बात है और आपके पास कूलम्ब्स लॉ के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इन न्यूमेरिकल्स पे बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है, क्योंकि आगे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा एंड सो ऑन। इन टॉपिक्स में जो क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा डिट्टो ऐसा ही यूज होना है। तो अगर आपको यहाँ क्लियर हो गया तो ये मत समझिए एक चैप्टर क्लियर हुआ है, इससे आपके नेक्स्ट 2 चैप्टर्स के भी न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे मेन जो हम लोगों ने बात करी है पूरे क्वेश्चन को करने में जो ध्यान देना है, दैट इज जो हम वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं, ये वेक्टर सॉल्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि 3 फोर्स में से पहले किन 2 को सॉल्व कर लिया जाए ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। इतना बिल्कुल सही आपका स्ट्राइक कर गया, क्वेश्चन खत्म। ओके, सो अभी के लिए बस इतना रखते हैं। 7 क्वेश्चंस हुए हैं एंड इन नेक्स्ट टर्न आई विल ट्राई कि मैं 7 to 8 क्वेश्चंस आपको और बताऊं, ताकि आपका इस टॉपिक का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना शेयर कर पाए करिए, और इन केस आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ओके, सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।